गुड मॉर्निंग बच्चों। समाज शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। बच्चों, कल की वीडियो में हमने अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याएं और उसके निदान के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसे पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था उसका क्या रिजल्ट है, उसका मूल्यांकन हम करेंगे। बच्चों, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया वह शुरू से ही विवाद का विषय रहा। कोई कहता है कि आरक्षण सही है और कोई इसे गलत ठहराता है, क्योंकि कुछ जो सामाजिक वर्ग हैं वो कहते हैं कि इनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए आरक्षण जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे आर्थिक सामाजिक संगठन हैं जो कहते हैं कि नहीं, जातिगत आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता और न ही किसी की समस्या को दूर किया जा सकता है। और बच्चों, जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई, वह भी विवाद का विषय रहा। क्रीमी लेयर से अभिप्राय है कि अन्य पिछड़े वर्गों में जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। बच्चों, अभी कुछ समय पूर्व देश में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इस आरक्षण का लाभ उठाने वाली जातियों की जनसंख्या का पता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि सन 1931 की जनगणना को आधार बना करके आरक्षण दिया गया, जो उचित नहीं है। इसी कारण शिक्षा संस्थाओं और नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला गया है वह अभी आस्थगित है। बच्चों, अप्रैल 2008 में एक बेंच ने अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को सही बताया, केवल क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का आदेश दिया है। समय समय पर देश की सरकारें अपनी नीति में कुछ न कुछ परिवर्तन करती हैं। इसी प्रकार से अब जो गरीब सवर्ण परिवार के लोग हैं उनके लिए भी 10% का आरक्षण लागू कर दिया गया है और इसके भी पक्ष और विपक्ष में लोग अपना अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आदिवासी संघर्ष। आदिवासी क्या है और उनकी क्या समस्याएं हैं। बच्चों, भारतीय समाज के संरचनात्मक पक्ष पर चर्चा करते समय हम जानते हैं कि समाज के सभी वर्गों पर ध्यान देना जरूरी है। उसी में से एक है आदिवासी समुदाय। वर्तमान समय में आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति समुदाय के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के ही समान अनुसूचित जनजातीय समुदाय को भी निर्धन, शक्तिहीन तथा सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। जनजातीय या फिर आदिवासी समुदायों का जीवन निरंतर संघर्षमय बना रहता है। यदि हम कुल भारतीय क्षेत्र को ध्यान में रखें तो स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में आदिवासी समुदायों का आवासीय क्षेत्र केवल उतना ही नहीं रह गया है, बल्कि वह बाहरी लोगों के संपर्क में आ गए हैं, या हम वो कहें कि बाहरी दुनिया में भी वो प्रवेश कर चुके हैं। केवल पूर्वोत्तर राज्यों को तो उनका अपना क्षेत्र माना जा सकता है, अन्य क्षेत्रों को तो अब यह कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में जनजातीय लोगों का जमवाड़ा अधिक है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि 19वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक समाज के गैर जनजातीय लोग मध्य भारत के मूल रूप से आदिवासी क्षेत्रों में बस गए तथा वहाँ के मूल निवासी जीविका उपार्जन के लिए बागानों, खानों, कारखानों तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए। बच्चों, इनकी कुछ समस्याएं हैं, उसमें से कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में हम जानेंगे। इनकी सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक संघर्ष। बच्चों, इन समुदायों को निरंतर आर्थिक संघर्ष करना पड़ता है। ये समुदाय अपने पारंपरिक क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से हीन तथा अभावग्रस्त स्थिति में हैं। इनकी स्थिति उन्हीं के क्षेत्र में रहने वाले बाहरी लोगों से भी बुरी है। उनकी इस अभावग्रस्त स्थिति के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं, जैसे औपनिवेश काल। ब्रिटिश शासकों ने अपनी नीति के अंतर्गत आदिवासियों की वन संपदा को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ कर दिया तथा उन्हें अपनी आजीविका के स्रोत से वंचित कर दिया। यह सिलसिला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक चलता रहा। औपनिवेशिक काल में ही सरकार ने वन संपदा से आदिवासियों को वंचित कर दिया, साथ ही उन्हें वन क्षेत्र से सामग्री एकत्र करने तथा भूमि क्षेत्र के अधिकार से भी वंचित कर दिया था। बच्चों, अब जो है आदिवासी अपनी आजीविका के स्रोत से जब वंचित हो गए तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे और अभाव में जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि वो जो जंगल थे वही उनके लिए सब कुछ थे। लेकिन जब वो सब छिन गया तो उनके पास दो ही विकल्प बचा, एक
ये पहला विकल्प जो था उसके अनुसार वो अपना क्षेत्र छोड़ करके कहीं दूर जा करके दिहाड़ी मजदूर बन जाएं या फिर अवैध रूप से वन संपदा को एकत्र करने के लिए मजबूर हो जाएं। इस विकल्प को अपनाने वाले को घुसपैठिए तथा चोर उचक्के मानते हुए उनको प्रताड़ित किया जाने लगा और उन्हें दंड भी दिया जाने लगा। आपको इन सब बातों से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आदिवासियों को अपनी आजीविका के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा और अभी भी करना पड़ रहा है। बच्चों, इनकी जो दूसरी समस्या है वो है स्वतंत्र भारत में उनको संघर्ष करना। बच्चों, आदिवासी बहुत पहले से हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पहले भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था और स्वतंत्रता के बाद भी उनका जीवन बहुत आसान नहीं हो सका, क्योंकि स्वतंत्र भारत में भी आदिवासी क्षेत्रों पर भारत सरकार का ही एकाधिकार बना रहा। यानी कि जो नियम औपनिवेशिक काल में बने थे वो नियम खत्म नहीं हुए। सरकारी तंत्र ने वनों की कटाई की दर पहले से भी अधिक शुरू कर दी और भारत सरकार की पूंजी प्रधान औद्योगिकरण के नीति के कारण जो है इन्हें अपनी आवश्यकता खनिज संसाधनों तथा विद्युत उत्पादन की अधिक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने वन संपदा को यूज किया और आदिवासियों को उससे वंचित कर दिया। आदिवासी इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि वो खानों में काम करने लगे और दिल्ली, बम्बई यानी कि आप कह सकते हैं कि वहाँ से अपने मुख्य स्थान से पलायन करके कि वो जा करके कहीं भी काम करके कुछ पैसा कमाने लगे, जिससे उनकी जीविकोपार्जन जो है होती रहे। लेकिन बच्चों, सरकार ने इन लोगों के प्रति तटस्थ दृष्टिकोण से देखना बहुत बाद में शुरू किया। बच्चों, अगर हम यह देखें कि जो आदिवासी हैं इनकी जो उपनिवेशवाद के समय में इनकी स्थिति थी उसमें और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में बहुत अधिक अंतर नहीं आया, क्योंकि जो है सरकार ने जहां एक और आदिवासियों को अपने अधीन कर लिया वहीं उनको उनके संसाधनों से भी वंचित कर दिया, जिस पर उनका पूरा जीवन निर्भर करता था। और इसी के कारण आदिवासियों पर की गई जो है जो उनके लिए उनके सुधार के लिए जो प्रयास किए गए वो भी बहुत अधिक सफल नहीं हुए। उदाहरण के लिए हम जान सकते हैं कि नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध तथा आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बना पोलावरम बांध, इन बांधों के निर्माण के लिए लाखों आदिवासियों को उनके मूल स्थान से विस्थापित कर दिया गया तथा उनका जीवन अधिक दयनीय हो गया। आदिवासियों पर सरकारी नीतियों का और अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1990 के दशक से जो है ये और अधिक पीड़ित होना इनका प्रारंभ हो गया। इस काल में देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किया जाने लगा और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कंपनियों के लिए आदिवासी क्षेत्रों की भूमि को अधिग्रहित किया जाने लगा और आदिवासियों को उनके स्थान से विस्थापित किया जाने लगा। बच्चों, इनका जो अगला संघर्ष है वो है इनका राजनैतिक संघर्ष। बच्चों, आदिवासी समुदाय ने न केवल आर्थिक संघर्षों का सामना किया बल्कि उन्हें राजनैतिक संघर्षों से भी गुजरना पड़ा। भारतीय समाज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हमारे देश में आदिवासी शब्द भी उसी प्रकार से राजनीतिक जागरूकता तथा अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया, जैसे कि दलित शब्द। शाब्दिक रूप से आदिवासी से आशय है मूल निवासी। आदिवासी शब्द को गढ़ने का कार्य सन 1930 में औपनिवेशिक सरकार ने किया था और इसके पीछे निहित मूल कारण था आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों तथा सेठ साहूकारों द्वारा की जाने वाली अनावश्यक घुसपैठ के विरुद्ध होने वाला संघर्ष। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उस समुदाय को आदिवासी समुदाय के रूप में देखा गया जिसमें विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी वन संपदा को छीन लिया गया, भूमि का अपहरण हुआ तथा बार बार विस्थापन और अन्य परेशानियों को झेलना पड़ा। यह सत्य है कि जनजाति समुदायों ने अनेक परेशानियां, जातियों तथा उपेक्षाओं को सहा। इसके बावजूद इन समुदायों ने सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। स्वतंत्र भारत में जनजातीय समुदाय द्वारा किए जाने वाले संघर्षों का अच्छा परिणाम या उपलब्धि है कि अलग से झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन किया गया। इन प्रदेशों का गठन बिहार तथा मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों को ध्यान में रखकर हुआ है। आदिवासी संघर्ष के परिणाम स्वरूप अलग अलग राज्य का गठन इसलिए संभव हो पाया
क्योंकि इन क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या बहुत अधिक थी। दलित वर्ग इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि उनका संबंध किसी क्षेत्र विशेष से नहीं था। वे तो व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे, वो हर जगह थे, लेकिन आदिवासी अपना उनका एक मूल स्थान था, वो अपने मूल स्थान पे ही निवास करते थे। तो बच्चों, ये आदिवासी और उनके जो प्रमुख संघर्ष, उनकी जो समस्याएं हैं, ये हैं। बच्चों, अपनी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जनजाति और जाति में अंतर तथा इन दोनों में जो कुछ समानताएं हैं। धन्यवाद।